करण जौहर जैसे 10-15 जो भी प्रोड्यूसर आए उन्हें प्रोड्यूसर ही रहने दीजिए। जब आप पहली बार कांस गए थे मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का एटमॉस्फेयर, जब आप अपने फिल्म को, आपके फिल्म के पोस्टर को जब आप एक ग्लोबल लेवल पे आप लेके गए, तो एक प्रोड्यूसर होने के नाते आपको हाउ डिड इट फील फॉर यू? सूरत की मैं फर्स्ट फीमेल प्रोड्यूसर होंगी जो मैंने कांस तक का सफ़र किया, पोस्टर लॉन्च किया। अगर मैं एक फिल्म बनाती हूँ तो 100-200 का घर चलता है। अगर करण जौहर जैसे लोग अगर एक फिल्म बनाते हैं तो 1000-2000 लोगों का घर चलता है। और ऐसे इंसान की छवि खराब करना मैं नहीं चाहूँगी कि होनी चाहिए। मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए एज ए वुमन, घर से भी आए, फैमिली से भी आए, यानी मतलब समाज से जो होती हैं कि अरे ये इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर तो ध्यान देना ही नहीं है। मुझे अपना वर्क करना है और सही तरीके से करना है। अगर एक फिल्म प्रोड्यूसर ये पैसा लगाता है, फिल्म बनाता है, तो उसकी रिकवरी आपके 200 या 300 रुपये के टिकट लेने से नहीं होती है। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग India.com Z विद शॉन। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जो पहले फीमेल प्रोड्यूसर हैं सूरत से कैंस जाने के लिए। आइए हम मैम के साथ चर्चा करते हैं। चंदा पटेल मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू। आप कैंस गए और आपने अपने फिल्म का पोस्टर वहाँ पे रिलीज किया, तेरा मेरा नाता, उसके लिए बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सारे ऑडियंस को कि मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं फिल्म का पोस्टर लॉन्च करने के लिए वहाँ पे गई। मेरे लिए बहुत बड़ी ड्रीम थी जो मैंने अचीव किया, पूरा किया। और कांस जाना इतना इजी नहीं है। जब आप पहली बार कांस गए थे मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का एटमॉस्फेयर, जब आप अपने फिल्म को, आपके फिल्म के पोस्टर को जब आप एक ग्लोबल लेवल पे आप लेके गए, तो एक प्रोड्यूसर होने के नाते आपको हाउ डिड इट फील फॉर यू? कैसा एक्सपीरियंस? अमेजिंग फीलिंग थी कि मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, ये 2-4 साल ही मुझे इस इंडस्ट्री में हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन इतने कम समय में मैंने इतना दूर सफ़र किया है। मतलब मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जो मैंने सोचा था वो किया और मुझे मेरे ऊपर प्राउड है कि मैंने एज ए वुमन यहाँ तक का सफ़र अपनी फिल्म को, तेरा मेरा नाता को लेके गया। That's really wonderful of you. मैम, आपके काफ़ी सारे फिल्म्स आपने जो प्रोड्यूस किए, मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा। जैसे तू हूँ तेरा इश्क में, हूँ तारा इश्क में, तू बना या मिटा दे, लाइफ जो आपकी अपकमिंग फिल्म है, और अभी जैसे हमने मेंशन किया तेरा मेरा नाता, है ना मैम? तो कमिंग फ्रॉम सूरत एंड गोइंग टू कैंस, एक एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा है कि इट्स हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, राइट? तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप जो ये रीजनल फिल्म्स जो आप बनाते हैं उसको ग्लोबल लेवल तक लेके जाने का आपका वो इंस्पिरेशन, वो थॉट कहाँ से आया? फर्स्ट तो मैंने डेब्यू किया था रीजनल फिल्म से, गुजराती फिल्म से, जो हूँ तारा इश्क में था। उसके बाद मैंने हिंदी फिल्में की और ये तेरा मेरा नाता का मुझे, मेरा ड्रीम ही था कि मुझे इस फिल्म को वहाँ पे लॉन्च करना है, वहाँ तक लेके जाना है। तो ये सफ़र मेरे लिए बहुत इजी नहीं रहा, बहुत डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि कांस हर किसी के लिए इतना इजी नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं। हाँ, तो वो मैंने किया, तो सफ़र तो थोड़ी डिफ़िकल्ट रही लेकिन अचीव कर पाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया सूरत से हैं आप एंड रीजनल सिनेमा को रिप्रेजेंट किया आपने, सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस वाइज बताए तो कैंस में, कि क्योंकि इतने सारे ग्लोबल स्टार्स आते हैं, इतने ग्लोबल फिनोमिनन्स आते हैं, एंड बीइंग द फर्स्ट फीमेल प्रोड्यूसर इतना जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, बट you were the one making the headlines all over the entertainment industry, especially in India with the film that you're making. So overall, how was it for you? फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं गुजरात की, यानी सूरत की, मैं फर्स्ट फीमेल प्रोड्यूसर होंगी जो मैंने कांस तक का सफ़र किया, पोस्टर लॉन्च किया, खुद को प्रमोट, खुद की फिल्मों को प्रमोट किया। तो ये मैं फर्स्ट प्रोड्यूसर हूँ गुजरात से, यानी सूरत से। तो ये मेरे गुजरात के लिए, मेरे सूरत वालों के लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए कि नहीं, आपने सूरत का बहुत नाम रोशन किया है, किया। तो एक मतलब फिल्म प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, लेकिन एक वुमन होने के नाते मुझे प्राउड होती है खुद पे। और दूसरे जो वुमेन हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं या और भी जो भी इंडस्ट्री में हैं, उनकी जो सफ़र होती है कि चाहे कि वो सोचते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, तो मैं ये कहूँगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है और चाहा है, आपका गोल है, तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वुमन हो के आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं, हर चीज़ वो कर सकते जो एक मैन कर सकता है। बस आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने आप में जो औरत है, वुमन है, वो 100%
बोलते हैं ना पूरा प्योर हैं, अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। आपको किसी मेल से ये होने की कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। हर कोई जो भी कुदरत ने जिसको भी बनाया मेल या फीमेल, वो अपने आप में परिपूर्ण है। खुद की आइडेंटिटी बनाना होता है। जी जी, बस ये that's brilliant coming from you, ma'am. So going back to your film तेरा मेरा नाता, तेरा मेरा नाता, जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बीइंग अ प्रोड्यूसर, आप डायरेक्टर भी हैं बट आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है, तेरा मेरा नाता को, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये इंस्पिरेशन आई कहाँ से फिल्म बनाने की? एक्चुअली मैं बचपन से ही सोचती थी कि ये इंडस्ट्री में मुझे कुछ तो करना है, पर मुझे समझ में नहीं आता करना क्या है। एक्टर मुझे नहीं बनना था, क्या बनना था मुझे भी नहीं पता था। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैं फॉलो करती थी, लेकिन ये चीज़ हर कोई एक्टर के फॉलोवर्स होते हैं, पर मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के फॉलोवर्स बचपन से रही हूँ। हाँ, जैसे महेश भट्ट की अच्छी अच्छी फिल्में उस वक्त आती थी जब मैं बड़ी हुई थी, तो उनकी फिल्में मैं देखी तो ऐसा लगता था कुछ तो मुझे इस इंडस्ट्री में करनी है। और अचानक से मुझे कुछ एक मौका मिला आने का और मैं आ गई। और अभी मैं करण जौहर को फॉलो करती हूँ, और उनके जैसे वो जहाँ पे हैं वहाँ पे बनना हर किसी फिल्म मेकर के लिए मतलब एक ड्रीम होती है। ड्रीम होती है। और मैं ये कहूँगी कि ऐसे इंडस्ट्री में जितने भी प्रोड्यूसर हैं करण जौहर जैसे लेवल पे, वो अगर 10-15 और हों तो हमारे इंडस्ट्री का भला हो जाएगा। क्योंकि जो इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वर्कर जो काम कर रहे हैं, चाहे स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक, सब इसी के ऊपर निर्भर है। जो 25 साल से 50 साल से यहाँ पे काम करो, कहाँ जाएंगे? अगर फिल्म मेकर ही नहीं होंगे तो फिल्म ही नहीं बनेगी, तो फिर उनकी पेट उनके घर कैसे चलेंगे? तो मैं चाहूंगी कि किसी भी फिल्म मेकर जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, करण जौहर हो या कोई और है जो प्रोडक्शन हाउस जिसका रियल में है, उसकी छवि खराब ना करे। क्योंकि एक किसी की आप छवि खराब करते हैं तो उससे रिलेटेड कितने लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है। तो प्रोड्यूसर यानी कि माई बाप होता है एक इंडस्ट्री का। जो एक लेवल पे कोई बैठा हुआ है वो माई बाप है, यानी कि वो टॉप पे है। तो उनसे अगर मैं एक फिल्म बनाती हूँ तो 100-200 का घर चलता है। अगर करण जौहर जैसे लोग अगर एक फिल्म बनाते हैं तो 1000-2000 लोगों का घर चलता है। और ऐसे इंसान की छवि खराब करना मैं नहीं चाहूंगी कि होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके बारे में सोचिए जिनका घर उनकी वजह से चलता है। ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है और इसमें जो काम कर रहे हैं सालों से, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आखिर में? और 2 लोगों को आप देखते हो जो पर्दे पे है, जिसको आप स्टार किड कहते हो, 2 लोग को आप दिखते हैं। उसके पीछे जो 1000 लोग को काम मिलता है, जो आउटसाइडर है, वो आपको नहीं दिखता। सिर्फ 2 लोग दिखते हैं कि कोई स्टार किड है, वो उन्होंने ये क्या प्ले किया, वो जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उसके पीछे जो करण जौहर ने 2000 लोगों को काम दिया है हर फिल्मों में, वो आपको नहीं दिखता। वो आज बैठे हुए हैं। अगर उनकी फिल्में 3 साल से 4 साल से बहुत ज्यादा नहीं बन रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनका घर अभी चलना मुश्किल हो गया है। कोरोना के बाद वैसा ही सब बैठे हुए हैं। इस इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब हो गई है, और इसलिए मैं चाहूंगी ऐसे फिल्म मेकर चाहिए करण जौहर जैसे, जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी बहुत पीछे जा रही है, खराब हो गई है। छवि खराब करने का कोई मतलब नहीं है कि अब जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है, 10 लोगों का, 50 लोगों का, 1000 लोगों का, आप उसकी छवि बर्बाद करके क्या करेंगे? तो ये मैं चाहूंगी कोई फिल्म मेकर का जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनकी छवि बर्बाद ना करें। जी, तो जैसे आपने बताया स्टार किड्स के बारे में, मेरा अगला सवाल उसी से ही है। सो जैसे व्हेनेवर वी मेक अ फिल्म, राइट, एक्टर इज इम्पोर्टेंट, हीरोइन तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, राइट, विलेन इज इम्पोर्टेंट, डायरेक्टर के बिना फिल्म नहीं बन सकती, प्रोड्यूसर के बिना बजट नहीं बनता। तो 4 लोगों की तो बात होती है, रह जाता है हमेशा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर की कॉम्प्लेक्सिटीज को लोग समझते नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ, यू हैव मेड मेनी फिल्म्स, राइट? सो व्हाट आर द बिग चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड इन द जो भी आपने फिल्म्स अभी बनाए हैं? यस, देखो फर्स्ट तो होती है कि जैसे कि हम कहेंगे कि एक फिल्म मेकर होता है, फर्स्ट डे से जब वो शुरू करता है कि मुझे फिल्म बनाना है, तो उस दिन से उसकी सफ़र शुरू हो जाती है और लास्ट डे तक सब तो निकल जाते हैं, सबके अपने अपने पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं उसके फिल्म जब पैसे नहीं निकलते तब भी उनका सफ़र चालू रहता है।
जी। पैसे रिकवरी हुई तो भी उनका सफ़र चालू रहता है, और जब नहीं होती तो और ज़्यादा सफ़र उनको करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी फिल्में उनको बनाने के लिए फिर सोचना पड़ता जी। है। तो जो प्रोड्यूसर की एक सफ़र होती है ना, उसकी मतलब उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई भी इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करता इस इंडस्ट्री में जितना एक प्रोड्यूसर करता है। यस, ठीक है, दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जैसे आपने बताया कि अभी जस्ट आपने रिसेंटली आपका स्टेटमेंट था कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, राइट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सिंस काफ़ी एक छोटा इंडस्ट्री आप कह रहे हैं, बट मेजरली वी सी जो डायरेक्टर्स हैं, इवन प्रोड्यूसर्स हैं, इट्स मोस्टली मेल डोमिनेटेड, राइट, एंड यू कमिंग फ्रॉम सूरत and presenting your film in Cannes is a big achievement for yourself, personal achievement as well. But coming back to the thing कि कैसे हम इस चैलेंज को हम रोके, इस गैप को हम ब्रिज कैसे कर पाए? What are your thoughts on that? इवन के ये एक मेल डोमिनेटेड male- सोसाइटी yes, में yes. एक फीमेल को अगर एंटर करना हो तो करना व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू आर फेसिंग Yes. एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू कैन ओवरकम फ्रॉम इट? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके मन में ये है कि मुझे कुछ करना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, जी। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए एज ए वुमन, घर से भी आए, फैमिली से भी, यानी मतलब समाज से जो होती हैं कि अरे ये इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर तो ध्यान देना ही नहीं है। मुझे अपना वर्क करना है और सही तरीके से करना है। तो ये हमें याद रखना होता है एज ए वुमन कि हम कौन से प्लेटफॉर्म हैं और हमारी मतलब प्रायोरिटी क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करना होता है। और आपको इधर उधर की बातें सुनने से अच्छा है कि अपने काम पे फोकस करो। जी। और अगर आप काम पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और कंपैरिजन की बात है, कोई मेल किसी फीमेल को तभी आपको ये दबा सकता है जब आप दबना चाहते हैं। आप अगर अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बच्चा भी आपको दबा के जाएगा। अगर आप सोचें कि मैं एकदम मतलब वीक नहीं हूँ, मैं हर तरह से परिपूर्ण है हर चीज़ के लिए, तो आपको कौन दबा सकता? कोई नहीं दबा सकता। बस आपको एक गोल की ज़रूरत है और सही रास्ते की ज़रूरत है। That's really wonderful. Moving on to the next, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लैंडस्केप अभी बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, राइट, स्पेशली आफ्टर कोविड, जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अलग से हिट हुई है ना, फिल्म्स ओटीटी पे आने लग गई है ना, लॉट ऑफ चेंजेस हैज बीन देयर इवन विद द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइट। सो आप इस चेंजिंग लैंडस्केप को कैसे देखोगे, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ वुमन, क्योंकि मेल्स का अलग रहता है, एंड कमिंग फ्रॉम अ वुमन आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव कि इस लैंडस्केप को, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एज अ होल आप क्या देखते हो? ये देखती हूँ कि हमें एज अ वुमन फेस तो करना पड़ रहा है, और जो चीज़ मेल को इजी मिल जाती है वुमेन को नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, उसके लिए हमें डबल मेहनत करना पड़ता है और करते ही हैं। इसलिए तो हम अभी इतने साल से कर रहे हैं, फिर भी हम कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा हम पीछे हो गए। ये इंडस्ट्री वैसे भी पीछे है, और चूँकि हमें जब हम इस इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं एज ए वुमन, तो हमें सबसे पहले तो बहुत लाइट लिया जाता है, अरे औरत है क्या ही कर लेगी। अच्छा, ये फर्क पड़ता है, लोगों को लगता है कि नहीं पड़ता है, पर पड़ता है, पर हम इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे अपना एक पोजीशन बनाते जाते हैं। तो बहुत आगे अगर एक बार में नहीं बन सकते हैं, पर धीरे धीरे बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये होती है जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो तो फिर दूसरे की भी सपोर्ट मिलने लगती है। स्टार्टिंग में तो नहीं मिलती है, स्टार्टिंग में कोई भी वुमन को सपोर्ट नहीं मिलती है, क्योंकि हर तरफ से उनको मतलब लाइट ही लिए जाते हैं, चाहे घर में कहो या समाज में या फिर जो फील्ड में आप कर रहे हो वहाँ पे। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं, अरे हाँ इसमें तो दम है, कुछ तो कर रही है, इसका मतलब ये कर सकते, तब आपको धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगते हैं, फैमिली से भी और बाकी इंडस्ट्री से भी, तो वो सफ़र करने पड़ते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक्टर्स, खासकर हम न्यूज़ में काफ़ी देखते हैं कि इस एक्टर ने 200 करोड़ लिए हैं फीस के लिए, इस एक्ट्रेस ने 30 करोड़ लिए हैं, राइट, तो अमाउंट सुनने में इतना बड़ा लगता है, राइट, बट कमिंग फ्रॉम अ प्रोड्यूसर आई वांट टू नो योर थॉट्स कि इज इट नेसेसरी कि एक एक्टर इतना ह्यूज अमाउंट मांगे कि जबकि उससे
कम से कम 4-5 फिल्म बन जाएगी। बन जाएगी, बेशक definitely। बिग प्रोडक्शन हाउस जैसा आपने करण जौहर का बताया, उनके प्रोडक्शन हाउस तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं उस फंड्स के लिए, बट बीइंग अ प्रोड्यूसर लाइक यू एंड फीमेल प्रोड्यूसर्स और भी बाकी सारे होते हैं जिनके पास फंड्स का इतना एक्सेस नहीं होता है। Yes, तो आपको क्या लगता है कि लाइक ये चीज कम होनी चाहिए इंडस्ट्री में, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा ऊपर को जाता है, नीचे को कभी आ नहीं रहा। इवन डिस्पाइट द कोविड, डिस्पाइट द पैंडेमिक, वी सी की एक्टर्स की फीस इज ऑलवेज ऑन द हाइक, एंड द कंपैरिजन भी सी की मेल का हमेशा ज्यादा रहता है एंड फीमेल का फी हमेशा कम रहता है। तो इस पे बीइंग अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सबसे पहले तो जब से OTT आई है तो सब एक्टर का भाव तो बढ़ गया है, यानी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जितनी उनकी डिमांड है उतने में सही में 2 फिल्में बन जाए। एक एक्टर को अगर आप लेते हो, मेकिंग के इतने ज़्यादा कॉस्ट नहीं आते हैं जितने एक्टर के आते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि करण जौहर ने आउटसाइडर को ब्रेक नहीं दिया या कम लोगों को दिया, तो जिस को भी उन्होंने ब्रेक दिया है, आज जो पोजीशन पे वो हैं करण जौहर की वजह से, तो क्या वो फ्रेशर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करते हैं? नहीं करना पसंद करते हैं। इतनी ज़्यादा वो डिमांड करते हैं कि वो पहले बोलते हैं नहीं, इसको तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस तो आते हैं प्रोड्यूसर को जो नए आते हैं, क्योंकि वो इतना पैसे दे नहीं सकते, और जानबूझ के वो इतने ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि उनको काम नहीं करना है फ्रेशर के साथ। और खुद को बताते हैं कि करण जौहर ने कोई फ्रेशर मतलब आउटसाइडर को नहीं लिया। तो आउटसाइडर आप भी तो हैं जिसको उन्होंने बनाया है, तो आप क्यों आउटसाइडर के साथ काम करना पसंद नहीं कर सकते? करण जौहर को आप बड़ा नाम है तो आप उनके ऊपर कोई भी चीजें आप डाल देते हो, लेकिन उन लोगों को आप नाम नहीं देते हैं जो कि आगे बढ़ने के बावजूद भी वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो फ्रेशर के साथ यानी आउटसाइडर के साथ काम नहीं करते। तो ये एक तो है ना, तो दोस्त सिर्फ उन्हीं को क्यों देते हैं जो आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आउटसाइडर को कर तो रहे हैं पर आप उनको ध्यान में नहीं देख रहे हैं, और जो आगे बढ़ जाते हैं उनको आप नहीं देख रहे हो कि वो भी तो आउटसाइडर के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी तो एंगल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो बिफोर कंक्लूडिंग, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि लुकिंग बैक एट योर जर्नी सूरत से कैंस, वापस हम उसी पे आएंगे क्योंकि it's been a remarkable journey Amazing. for you. I must say. So what has been that big learning for you कि आपने सूरत से कैन तक का आपने जो सफ़र किया, इसमें आपका क्या लर्निंग या क्या आपने सीखा और आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, थोड़ा बता पाए आप? ये अचीवमेंट तो मेरे लिए सही में बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरी एक फिल्म वही तेरा मेरा नाता जो है उसके लिए मैं गई थी, वो मैंने अचीव किया। और सफ़र तो था लंबा, इजी नहीं था, क्योंकि मैं इतने दिन से हुई, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, और 5-6 सालों से, पर मैं हर साल कोशिश करती थी, नहीं जा पाती थी। इस बार मेरे लिए मौका मिला और मैं गई, तो चैलेंज तो थे और बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने की जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। करण जौहर भी हमें वहाँ पे मिले, जिनके साथ मैंने अच्छी बातें हुई, उनके भी मुझे कुछ और समझने को मिला। तब जब उनसे मैं मिली तो मुझे लगा कि ये इतने अच्छे इंसान है, और उसके बावजूद भी बिना मतलब का कुछ भी बोल देना ये सही नहीं। एक बोलते हैं ना, फिल्म प्रोड्यूसर होने के नाते मैं चाहूंगी कि उनकी छवि बर्बाद ना करे, क्योंकि मैं उनसे मिल के आई हूँ, अच्छे इंसान है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन अगर बहुत बड़ी है तो हम पूरा नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? क्योंकि खुद अपने बारे में भी तो लोग सोचता है ना, हमें जहाँ से रिकवरी होगी हम वो भी तो एंगल देखेंगे। सिर्फ आपके बारे में हम नहीं सोच सकते, हमारे बारे में भी सोचेंगे पहले कि हमारे पैसे कहाँ से रिकवरी होंगे। अगर एक फिल्म प्रोड्यूसर ये पैसा लगाता है, फिल्म बनाता है, तो उसकी रिकवरी आपके 200 या 300 रुपए के टिकट लेने से नहीं होती है। वो जब फिल्म चलती है और इंडिया से बाहर जाती है, सब पूरे वर्ल्ड में फैलती है, तब ग्लोबलाइज होती है, तब वहां से पैसे उनको जनरेट होती है। और जब आप उनकी छवि बर्बाद करते हैं तो उसके बाद वो बाहर नहीं बिकती है उस तरह से, फिर उनकी फिल्म जो है रिकवरी नहीं करती है। तो ये गलत चीज है। आप जो सोच रहे हैं कि कोई भी, कि मैंने 200 रुपए का टिकट लिया करण जौहर का फिल्म का या किसी का भी, और वो हमारे पैसे से नहीं होता, रिकवरी नहीं होती है। आप छवि बर्बाद करेंगे तो उनकी फिल्म नहीं बिकेगी, बाहर नहीं चलेगी, उसके बाद से फिर वो फिर से दूसरी फिल्में बनाने में थोड़ी रुकावट आएगी, नहीं बना पाएंगे। तो एक फिल्म मेकर को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री का जो है एक टॉप लेवल पे जो 2-4 बैठे हुए हैं, वही तो ये इंडस्ट्री को चला रहा है। बिल्कुल। जो यहाँ पे काम करो कहाँ जाएगा फिर?
जी अगर आप सब फिल्म मेकर का ही आप ये छवि खराब करेंगे तो यहाँ तो चलो आपका घर है, इंडिया है, लेकिन जो आप यहाँ बोल रहे हैं वो बाहर के लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। जैसे हम बाहर के देश का इंटरव्यू या हर चीज हम सुनते हैं, वैसे हमारे देश की भी सारी चीजें बाहर भी सुने जाते हैं। तो उन लोग तब तक जब पहुंचती है हमारी बातें कि करण जौहर ऐसा है, कि चंदा पटेल ऐसा हुआ है, तो हमारी छवि खराब होती है, फिर हमारी फिल्म वहां नहीं बिकती है जहां से हमारी रिकवरी तो आपको होती है। फाइनेंशियली बहुत ड्रेन कर देता स्ट्रगल है। करने पड़ते हैं किसी को भी, इसलिए जो सही तरीके से काम कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, जी। क्योंकि उससे रिलेटेड 2000 लोगों की घर चलती है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि फिल्म जो एक इंडस्ट्री में माई बाप है, यानी कि टॉप लेवल पे है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री चलती है, उसकी छवि ना बर्बाद करें। जी पब्लिक से मैं यही कहना चाहूंगी, करण जौहर जैसे 10-15 जो भी प्रोड्यूसर आए, उन्हें प्रोड्यूसर ही रहने दीजिए, उनको अपने बोलते ना ये सोशल मीडिया का हिस्सा मत बनाइए, जी छवि खराब मत कीजिए। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू so much ma'am for taking out the time and talking to India.com. Thank you so much. Thank you.